हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है हमारा एग्रीकल्चर का लैंड रिफॉर्म्स और लैंड सीलिंग्स। तो क्या होता है लैंड रिफॉर्म और लैंड सीलिंग्स, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखो, लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि प्लानिंग कमीशन की स्थापना होती है। ठीक है, प्लानिंग कमीशन बनता है जिसका चेयरमैन जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। और प्लानिंग कमीशन में 5-5 साल के कुछ 5 ईयर प्लान्स बना दिए जाते हैं, यानी कि पंचवर्षीय योजना जिसको हम कहते हैं। ठीक है ना, जिसमें हम लोगों ने मॉडर्नाइजेशन हो गया, इक्विटी हो गया, ये सारी चीजों को हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है ना, अब हम लोग यहां से ना बेसिकली अब हम इसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि जो मॉडर्नाइजेशन था, इक्विटी था, ये जितनी भी चीजें हो रही थी इकोनॉमी में, जो टारगेट लिया गया था ना सेल्फ रिलायंट, कि हम अपने आप को कैसे इंडिपेंडेंट रखना है, वो सारी चीजों में कैसे हम इकोनॉमी में चीजों पे काम करेंगे। अब इकोनॉमी के देखो 3 सेक्टर होते हैं, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर। ठीक है ना, तो हम लोग एक एक करके एक एक सेक्टर को समझेंगे कि उस सेक्टर्स में किस तरीके के रिफॉर्म्स लाए गए जिसकी वजह से हम ये सारी चीजों को फॉलो कर रहे थे। देखो 5 साल की योजना तो बना दी कि हम लोग इक्विटी यानी कि इक्वालिटी फॉलो करेंगे, हर इंसान के पास वेल्थ होनी चाहिए। ठीक है, हम लोग मॉडर्नाइजेशन लेकर आएंगे। उसके अलावा बात करी गई थी सेल्फ रिलायंस की, कि हम लोग कैसे सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाएंगे अपनी इकोनॉमी को लेके और कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ लेकर आएंगे। अब ये सारी चीजें किस तरीके से होंगी, तो एक एक सेक्टर को हम समझेंगे। तो अब हम यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर से शुरुआत करेंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर में हम लोगों ने क्या क्या रिफॉर्म लेकर आए। ठीक है, जो पहला है हमारा लैंड रिफॉर्म और लैंड सीलिंग। ठीक है, इसको समझने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम लोग एग्रीकल्चर में जैसे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तो वो क्या था उसके बारे में समझेंगे। ठीक है ना, तो यहां पे मैं पहले तो आप लोगों को ना एक बात बताना चाहूंगा कि देखिए हुआ क्या था ना कि हमारे जैसे बहुत पुराने समय से एक शोषण वर्ग था, जो मतलब कह रहे थे ना कि कास्ट को लेके, जेंडर को लेके काफी सारी इनइक्वालिटी थी हमारी समाज में। ठीक है, गरीबी थी, उसके अलावा क्या था, परेशानी जो थी सबसे ज्यादा समस्या भाई देखो, अब हमारे देश की इकोनॉमी थी, एग्रीकल्चर था हमारे। बेसिकली क्या था कि देखिए हमारे समाज में जो था ना कि जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर जो था, हमारे देश की इकोनॉमी सारी एग्रीकल्चर पे बेस्ड थी, एग्रीकल्चर सेक्टर था। ठीक है, अब इस एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या था कि जो लैंड्स थे, जितने भी लैंड थे वो सब जमींदारों के हाथ में थे। हम लोगों ने लास्ट वीडियो तक पढ़ा था ये चीजें, हमने जानी थी किस तरीके से लैंड का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था। मतलब जो गरीब था उसके पास लैंड नहीं थी। गरीब कौन था, छोटी जाति का हो गया या फिर जिसके पास पैसा नहीं है। तो देखिए इसमें सिंपल एंड स्ट्रेट है, हमारे देश में क्या था कि एक जातिवाद था। जातिवाद था तो ब्राह्मणिज्म था, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्णों में हमारा जो समाज था वो पूरा बटा हुआ था। जो छोटी जाति का इंसान था उसको इतना दबाया गया था कि ना तो उसके पास वेल्थ थी ना उसके पास पैसा था। ठीक है ना, तो क्या था कि सोसाइटी में जो है एक गैप आ गया था। एक अपर क्लास वर्ग वो बन गया था जिसके पास बहुत ज्यादा जमीन थी और एक वर्ग वो था जिसके पास जमीन नहीं थी। अब जिसके पास जमीन नहीं थी वो जमींदार से किराए पे लेके जमीन जो है खेती बाड़ी किया करता था, क्योंकि एग्रीकल्चर ही एक मेन सोर्स ऑफ इनकम था। ठीक, लेकिन हुआ क्या, इसके चलते हुए क्या हुआ कि अगर कुछ लोग भी थे जिनके पास जमीनें थी, थोड़ी बहुत गरीब थे, उनसे भी जमीनें छीन लिया की जाती थी कागज में फॉल्ट या किसी तरीके से धोखाधड़ी करके। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ कि एक कहते हैं कि जो लैंड थी ना वो बहुत ज्यादा अपर क्लास के पास चली गई थी। मतलब एक बहुत कम पॉपुलेशन के पास बहुत ज्यादा लैंड हो गई और एक बहुत ज्यादा पॉपुलेशन के पास लैंड भी नहीं थी और ना इनकम का सोर्स था। तो अब यहाँ पे क्या था कि भाई एग्रीकल्चर है, हर कोई इंसान एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थी। तो इसका मतलब एग्रीकल्चर में रिफॉर्म लाना पड़ेगा, एटलीस्ट इंसान के पास जमीन तो हो खेती बाड़ी करने के लिए। तो इसीलिए लैंड रिफॉर्म लाया गया। अब ये लैंड रिफॉर्म्स की क्या क्या चीजें थे, क्या पॉइंट्स थी, उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो देखो शुरुआत करते हैं। लैंड रिफॉर्म का मतलब क्या होता है? लैंड रिफॉर्म का मतलब होता है इक्विटी। इक्विटी हम लोगों ने पढ़ी थी, इक्वालिटी सोसाइटी में लाना। जब लैंड सबको बराबरी से मिल जाएगी तो इजीली हर इंसान खेतीबाड़ी कर सकेगा, उसके पास अपनी एक खुद की वेल्थ होगी और वो इजीली इनकम जनरेट कर सकेगा। ठीक है ना, तो लैंड रिफॉर्म लाने का जो था, तो उससे पहले क्या था वो तो आपको पता है कि इंटरमीडिएटरीज थे, जो हमारे जमींदार थे, जागीरदार थे। ठीक है, इन लोगों को हटा दिया कि चलो खत्म करो। पहले क्या था, हम लोगों ने पढ़ा था कि जमींदारों को अपॉइंट किया हुआ था ब्रिटिशर्स ने कि वो लोग हमारा क्या करेंगे, टैक्स कलेक्ट करके लाके देंगे। तो पहले तो जमींदार इन सब लोगों को हटा दिया इससे। ठीक है ना, देश आजाद होने के बाद बोला कि अब इनकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि जो फार्मर्स होंगे वो डायरेक्ट हमें आके डील करेंगे। अब इसकी वजह से देखो एग्रीकल्चर कंडीशन कैसी थी हमारे देश की कि लो प्रोडक्टिविटी हो रही थी, फोर्स इंडिया टू इंपोर्ट फ्रॉम यूएसए। मतलब आप ये सोच के देखो कि एग्रीकल्चर की जो हालत थी वो इतनी ज्यादा खराब थी कि हम लोगों के भुखमरी भी थी, मतलब गरीबी तो ऑलरेडी थी और प्रोडक्टिविटी इतनी ज्यादा नहीं निकल कर आ रही थी। एग्रीकल्चर सेक्टर जो हमें कहते हैं अन्न उगा के देता है, उसी सेक्टर की मार इतनी गंदी थी कि वो जब अनाज ही नहीं हमें उगा के देगा वो सेक्टर, तो फिर हम लोग जिएंगे कैसे। तो
लो प्रोडक्टिविटी थी तो हम लोग इंपोर्ट कर रहे थे, सोचो अमेरिका से अनाज, ये हमारे देश की कंडीशन थी। तो इसी के चलते हुए लैंड रिफॉर्म लाया गया और सबसे पहले बोला गया अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज, यानी कि जो जमींदार जागीरदार इन लोगों को हटा दिया गया, खत्म कर दिया गया। और दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किया गया टीनेंसी रिफॉर्म लाया गया। टीनेंसी रिफॉर्म में ये होता है कि जो लैंड रेंट पे लिया जाएगा खेती बाड़ी के लिए उसमें कुछ क्लॉज बना दिए गए कि कुछ सिक्योरिटी रहेगी कि ऐसे नहीं किसी का लैंड छीन लिया गया, एक फिक्स अमाउंट ऑफ रेंट दिया जाएगा, ठीक है ना। और टैक्स और ऐसी चीजों को एकदम खत्म कर दिया गया, मतलब रेवेन्यू नहीं लिया गया। अब एग्रीकल्चर सेक्टर है, कितना कमा रहा है किसान, उससे क्या आप लोग टैक्स लोगे, तो वो सारी चीजें खत्म हो गई, तो वो एक बहुत बड़ा रिलीफ देखने को मिलता है। लेकिन यहां पे चीजें खत्म नहीं होती है। लैंड रिफॉर्म का जो मेन पर्पस था लाने का वो सिर्फ इतना नहीं था, इससे लैंड रिफॉर्म में बदलाव नहीं आने थे, एग्रीकल्चर सेक्टर में बदलाव नहीं आने थे। सरकार की जो नीति थी उसमें ये कहीं ना कहीं डिसाइड किया गया कि एग्रीकल्चर में बदलाव तब आएगा जब इंसान के पास लैंड होगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा लैंड का हिस्सा जो है एक बहुत छोटे वर्ग के पास चला गया था। तो यहाँ पे क्या किया गया, तो यहाँ पे लाया गया लैंड सीलिंग। अब ये लैंड सीलिंग क्या होती है कि बेसिकली बोला गया, ये वैसे तो ज्यादा प्लान ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा था, लेकिन मैं बता देता हूं हुआ क्या था। लैंड सीलिंग का मतलब होता है कि लैंड की एक लिमिटेशंस होगी, यानी कि एक पर्टिकुलर इंसान के पास, एक इंडिविजुअल आदमी के पास लिमिटेड लैंड होगी, एक फिक्स कर दिया गया। तो वो जो बोलते हैं इसमें कि फिक्सिंग मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड, यानी कि एक आदमी के पास 1 एकड़ या आधा एकड़ इतनी ही जमीन होगी, उससे ज्यादा वो लैंड एक्वायर नहीं कर सकता है। तो इससे क्या होगा, लिमिटेड लैंड रहेगी तो और लोगों को भी लैंड लेने का आसानी रहेगी। अब आप सोच के देखो ना, इकोनॉमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप लैंड खरीदते जाओगे तो उसकी मार्केट वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है ना। कहते हैं ना जब डिमांड बढ़ती है तो उसका प्राइस भी बढ़ जाएगा ना, कि जब ज्यादा मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ रही है, ठीक है ना। लैंड कैसी चीज है, लैंड का तो यह है कि मार्केट में हर जगह डिमांड है, उसकी डिमांड कभी कम नहीं होती है। तो जब डिमांड ही नहीं कम होगी तो उसके प्राइस भी नहीं कम होंगे मार्केट में, ठीक है ना। लेकिन उस लैंड का अगर कहते हैं ना कि उसकी जो डिमांड है उसको फिक्स कर दिया जाएगा कि इससे ज्यादा आप खरीद ही नहीं सकते हो, तो उसके प्राइस में भी फिक्सेशन आएगा। प्राइस में फिक्सेशन आएगा तो और भी लोग उसको खरीद सकेंगे। फिर तो क्या होगा कि लैंड हर एक इंसान के पास होगी, हर एक इंसान के पास लैंड होगी तो वो इजीली एग्रीकल्चर अपना खेती बाड़ी अच्छे से कर सकेगा और एग्रीकल्चर सेक्टर को एक अच्छा बूम मिलेगा, ठीक है ना। और इसके चलते हुए फिक्सेशन लाने के लिए ये कुछ लॉज लाए गए, लेकिन हुआ क्या, लोगों ने यहाँ पे इसके खिलाफ आवाज उठाई। जो बड़े बड़े जमींदार थे उन लोगों ने क्या करा, अपनी लैंड को रिश्तेदारों के नाम कर दिया, अलग अलग ट्रांसफर कर दिया जिससे पकड़े ना जा सके। इसके खिलाफ PIL डाल दी कोर्ट में। तो ये लैंड रिफॉर्म वाला जो कॉन्सेप्ट था, यानी कि ये जो लैंड सीलिंग वाला था, ये ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। इसके चलते हुए 200 लाख टीनेट्स थे जिन्होंने डायरेक्ट सरकार के कॉन्टेक्ट में आए। और ऐसा नहीं है, काफी सारे टीनेट्स यानी काफी सारे जो फार्मर्स थे उनको सरकार की तरफ से लैंड मिली, उसमें इंसेंटिव दिया गया ताकि वो लोग अपनी खुद की खेती बाड़ी कर सके, जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म लाने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि ये रिफॉर्म कामयाब नहीं हुआ, कुछ लेवल तक हुआ, लेकिन जो लैंड सीलिंग वाला कॉन्सेप्ट था ना, जो इक्वल लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन था, ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया, कहीं ना कहीं फेलियर साबित हुआ। लेकिन फिर भी केरला और वेस्ट बंगाल, इन 2 स्टेट्स में ये जो कॉन्सेप्ट था ये सक्सेसफुल रहा। उसका कारण पता है क्या था? केरला की अगर मैं बात करूं या मैं वेस्ट बंगाल की बात करूं तो ये पूरा कम्युनिस्टों का गढ़ है। और कम्युनिस्ट की आइडियोलॉजी क्या कहती है कि लैंड वेल्थ सबको इक्वली वहां के लोगों में बांट देना चाहिए। तो इसका कहीं ना एक मेजर कारण था कि वेस्ट बंगाल और केरला जो है कम्युनिस्टों का गढ़ है, लेफ्ट लोगों का गढ़ है, तो वहां पे ये चीजें सक्सेसफुल रही। लेकिन उसके अलावा बाकी जगहों पे ये चीजें ज्यादा वर्कआउट नहीं करी। और इसकी वजह से आज भी कहीं ना कहीं हमारे देश में देखने को मिलता है कि जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है ना, लैंड का अनइक्वल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और इसलिए प्रॉपर्टी के रेट आज भी इतने हाई है क्योंकि इंसान जो है प्रॉपर्टी खरीदता ही रहता है, ठीक है ना। तो ये था टॉपिक जिसमें मैंने आप लोगों को लैंड रिफॉर्म और लैंड सीलिंग के बारे में बताया। आई होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में अब मैं ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। तो यही था मेरा आज का टॉपिक। तो अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं और मैक्सिमम लोग तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।